हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। एजुकेशन बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जो सुपर टेट की सीरीज चल रही है उसमें जीएस 40 मार्क्स की आएगी, जिसमें हिस्ट्री एक पार्ट है। जीएस में सारे सब्जेक्ट आते हैं आपके, चाहे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी। तो उसमें उसी में से हिस्ट्री जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी। हिस्ट्री वैसे मैं पढ़ा तो आपको, बट सुपर आप टेट कोई के भी लिए एग्जाम लेते हो तो हिस्ट्री आपके लिए यूजफुल रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी समझेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी समझने से क्या है कि हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी घटना किस काल में हुई है। ठीक है, क्योंकि इतिहास को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विभाजन 3 पार्ट में उसका विभाजन किया गया है। तो विभाजन क्यों किया जाता है? विभाजन किस आधार पर किया जाता है? तो विभाजन किया जाता है जो उस टाइम की जितने भी घटनाएँ होती हैं, जितनी भी इंसिडेंट होती हैं, उसके आधार पे इतिहास का विभाजन किया जाता है। ठीक है? जैसे कि हमारे भारत में यूरोपीय आए, उनकी अलग सभ्यता थी, अलग पॉलिटिकल सिस्टम था, अलग इकोनॉमिक सिस्टम था, तो वो हमारे भारत में जो दे गए, वो उसके आधार पर विभाजन किया जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन शैली अलग थी, उनकी लाइफ़स्टाइल अलग थी, तो उसके आधार पर उसका विभाजन किया जाता है। और स्टोन एज जो था उसमें लोग मानव जो था वो अलग तरीके का था, तो वो उन्होंने अलग-अलग आविष्कार किए, तो उसके आधार पर इतिहास का विभाजन किया जाता है। तो इतिहास के विभाजन का क्या आधार है? किसी भी समय कालखंड की जो भी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसके आधार पर इतिहास का विभाजन किया जाता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम इतिहास का विभाजन जो 3 पार्ट्स में किया गया है, उसको देखेंगे, उसकी क्रोनोलॉजी समझेंगे कि कब से कब तक कौन-सा कालखंड रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले जो आता है वो है प्राक ऐतिहासिक। प्रातैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। ठीक है? अब हम ये देख लेते हैं कि प्राक ऐतिहासिक में कौन-कौन से पीरियड आता है, और आद्य ऐतिहासिक में और ऐतिहासिक में कौन-सा पीरियड आता है। प्राक ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री से भी पहले की हिस्ट्री। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है? अच्छे से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ये जो कालखंड था, ये प्रागैतिहासिक काल, इसको ना तो लिखा गया है, ना ही इसको जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा कहाँ से जाएगा, ठीक है? और ये जो आद्य ऐतिहासिक है, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक जो पीरियड है, इसको लिखा तो गया है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। और मान लीजिए कोई भी ये लिख रहा है, तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या लिख रहा है। तो इसमें जो शैली बनाई गई है, लिखने की गई है, वो जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है? और इसमें 2 पीरियड आते हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक काल। वैदिक काल में जो एजुकेशन होती थी, वो मौखिक होती थी, यानी कि और ओरल होती थी, इसीलिए इसको लिखा नहीं गया है, ठीक है? ये ऐतिहासिक काल है, इसको लिखा भी गया है और इसको पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है? अब हम देखते हैं पुरापाषाण काल, ये कब से कब तक था? तो इसका कोई अज्ञात समय है, यानी कि पता नहीं है कब से कब तक था, कब से स्टार्ट हुआ था, लेकिन कब तक था ये पता है। तो ये 8000 के साल तक था। मध्यपाषाण काल जो था, ये 8000 से 4000 तक था, ठीक है? और नवपाषाण काल जो था वो 4000 से
2500 ईसा पूर्व तक था। अब ईसा पूर्व और बीसी, ये ईसा पूर्व और ईस्वी, ये क्या होता है? इसको बीसी बोलते हैं, इसको एडी बोलते हैं। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और एडी यानी कि एनो डोमिनी। ठीक है। बीसी क्या होता है? जैसे ये जीरो है, जीरो से इधर का समय, तो ये बीसी हो गया, और इधर का समय ये एडी हो गया। यानी कि यहाँ पर, यहाँ से पहले का जो समय होगा उसको बीसी में काउंट करेंगे, और यहाँ से बाद का जो समय होगा उसको एडी काउंट करेंगे। जीरो के बाद यहाँ पे एक तो आया होगा ना, एक के बाद का जो समय है वो एडी में काउंट होगा और ये बीसी में काउंट होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हमने नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल इसको देख लिया। अब हम देखते हैं ये आद्य ऐतिहासिक काल को, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री को। प्रोटो हिस्ट्री में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आती है, और सिंधु घाटी सभ्यता आती है, और आपका आता है ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता, उसको ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं, क्योंकि वेदों का जो संकलन हुआ था, जो लिखे गए थे, वो उसी काल में, वैदिक काल में लिखे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये है हमारा वैदिक काल। ठीक है। अब ये कब से कब तक था? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है। और वैदिक काल था ये 1500 से, और 1500 से आपका छठवीं जो महाजनपद काल था उसके टाइम तक था। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, इसको पूर्व पूर्व वैदिक काल भी बोल देते हैं, ऋग्वैदिक काल। और ये है आपका उत्तर वैदिक काल। अब इसको उत्तर क्यों बोलते हैं? जो बाद का समय होता है उसको उत्तर बोला जाता है, और जो पहले का समय होता है उसको पूर्व बोला जाता है। तो इसको ऋग्वैदिक काल भी बोल देते हैं, और पूर्व वैदिक काल भी बोल देते हैं। ये 1500 से 1000 तक था। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक था। और ये 1000 से छठ छह छह ईसा पूर्व। ठीक है। अब हमारा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्राचीन भारत, आपने यही पढ़ा होगा, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। इसके बाद का भी आता है, जो 1947 के बाद का समय होता है उसको उत्तर आधुनिक भारत बोलते हैं, यानी कि पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, आधुनिक भारत। ठीक। तो ये प्राचीन भारत जो है इसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, बट उससे पहले हम इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। ये है 600 ईसा पूर्व से 712 एडी तक। अब यहाँ पे एडी आ चुका है, ध्यान रखना। और ये है आपका जो मध्य भारत है, ये है आपका 712 से ईस्वी से 1707, यानी कि जब तक औरंगजेब की मृत्यु होती है तब तक हमारा मध्य भारत माना जाता है। और 1707 के बाद जो 15 अगस्त 1947 तक हमारा क्या माना जाता है? आधुनिक भारत माना जाता है। ठीक है। अब प्राचीन भारत में क्या आते हैं? अब प्राचीन भारत में आपका आता है महाजनपद काल, आता है मगध साम्राज्य, आता है मौर्य वंश, आता है
मौर्य है, मौर्योत्तर है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर है, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है। तो ये सभी आपके आते हैं प्राचीन भारत में। ठीक है, एक एक करके हम सबको देखेंगे। ये महाजनपद काल, महाजनपद काल का टाइम पीरियड 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी में महाजनपद 16 महाजनपद जो थे उनका उदय हो गया था। ठीक है, जब ये महात्मा बुद्ध के टाइम पीरियड की बात है। और ये है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में आपका बिंदुसार वगैरह जो थे उनका साम्राज्य आता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट पहले हम उनकी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, जिससे कि हमें एक आइडिया हो जाए कि कौन सा टाइम पीरियड में कौन सा वंश था या कौन सी घटना घटी थी। ठीक है, ये है मौर्य वंश। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। ठीक है, ये है आपके 323 ईसा पूर्व से 184। अब इसके बाद का जो समय है वो मौर्य उत्तर है। मैंने आपको बताया था जो बाद का समय होता है वो उसको उत्तर बोला जाता है, इसीलिए मौर्य के बाद का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, मौर्य उत्तर। ये है 184 से ईसा पूर्व से आपका 313 ईस्वी। यहाँ पे ईस्वी आ गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है गुप्त काल। गुप्त काल को गुप्त काल का जो टाइम पीरियड है वो 319 ईस्वी से और 550 ईस्वी तक है। ठीक है, और गुप्तोत्तर काल, गुप्त के बाद का समय, इसका टाइम पीरियड है 300 550 से 600 ईस्वी। ठीक है, हर्षवर्धन, ये इसी में आएंगे प्राचीन भारत में। ठीक है, ध्यान रखना हर्षवर्धन का टाइम पीरियड जो है वो 606 से 647 तक है। ठीक है, ये यहाँ पे प्राचीन भारत आ गया। अब हमारा जो मध्य भारत है उसको देख लेते हैं। मध्य भारत को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्व मध्यकालीन भारत और उत्तर मध्यकालीन भारत। जो पूर्व मध्यकालीन भारत है वो 8वीं सदी से 12वीं तक है। ठीक है, जिसमें राजपूत और ये सब जो वंश आते हैं उनका वर्णन किया गया है। और मध्यकाल भारत में आपकी दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, ये 12वीं से 18वीं तक है। ठीक है, और आधुनिक भारत में आपका 18वीं सदी के बाद का समय जो इंडिपेंडेंट होते हैं उसके बाद का समय हमारा ऐतिहासिक काल आधुनिक भारत कहलाता है। ये जो मैंने टाइम पीरियड बताया है इसको पढ़ने से पहले हम ये देख लेंगे कि हमारा जो भारत है उसका नामकरण कैसे हुआ है। उसको अलग अलग किताबों में, अलग अलग पुराणों में, ग्रंथों में, और जो भी लोग हमारे भारत में आए उन्होंने अलग अलग नाम दिया है हमारे भारत को। ठीक है, पहले हम इतिहास क्या है, फिर हम देखेंगे उसका नामकरण। तो इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? इतिहास है हमारे जो पीछे की जो घटनाएं हैं, हमारे अतीत की जो घटनाएं हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं। इतिहास जो है वो हिस्ट्री एक यूनानी ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। ठीक,
यानी कि नॉलेज एक्वायर्ड बाय इंफॉर्मेशन, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इंफॉर्मेशन। राइटिंग थोड़ा ऐसा ही आ रहा है, आप थोड़ा देख लेना, ठीक है? समझ में आ जाएगा बट इतना समझ में आ गया। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और जो भी हमें नॉलेज प्राप्त हुई उसको हम इतिहास कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज अथवा किसी भी देश से संबंधित जो भी स्पेसिफिक या सार्वजनिक क्षेत्र की जो घटनाएं होती हैं उनका एक काल में विवरण किया जाता है, उसको हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका नामकरण देख लेते हैं कि हमारे भारत का जो नामकरण है वो कैसे हुआ है। ठीक है, अलग अलग लोगों ने उसे अलग अलग नाम दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे महापुराण और पुराणों में क्या कहा गया है भारत को। महापुराणों में और पुराणों में एक ही बात है। हमारे जो भारत का जो नाम लिखा गया है ना, कहा गया है, उसको कहा गया है भारतवर्ष। एक भरत नाम के राजा हुआ करते थे। अब कोई कहता है वो कबीला था, कोई कहता है वो राजा था, तो हम जो मानेंगे वो राजा ही मानेंगे। एक भरत नाम के राजा थे, उन्हीं के नाम पे ये भरत यानी कि भारत रखा गया है। भारतवर्ष यानी कि भरत का देश। ओके, और इसमें जो निवास करने वाले यानी कि जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा भरत की संतान। तो हम क्या हैं? हम भरत की संतान हैं। ठीक, समझ में आ गया। पुराणों में क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया है। ध्यान रखना ये कि पुराणों में हमारे जो भारत का नाम है वो भारत वर्ष है। सेकंड, यूनानियों ने क्या कहा है? यूनानी भी तो आए थे हमारे भारत में। यूनानियों ने क्या कहा है? यूनानियों ने भारत को कहा है इंडिया। अगर आपने इंडिया का मैप देखा हो तो आपको पता चलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे रफली बना देती हूँ। ये जो इंडिया है, ये जो इंडिया है यहाँ से इंडस नदी जाती है। ठीक है, इंडस नदी जाती है यानी कि सिंधु नदी जाती है। तो जो यूनानी थे वो यहाँ से भारत में आए। ठीक है, तो ये इसको इंडस नाम समझ के ही, इंडस नाम कह के इसको, सिंधी नदी का इंडस नाम जो था उस उससे इन्होंने इसको नाम दे दिया भारत को इंडिया। क्लियर? तो यूनानियों ने क्या कहा है? इंडिया। तीसरा, हम मुस्लिम साहित्य हिस्टोरियन, मुस्लिम हिस्टोरियन या इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा है हमारे भारत को हिंदुस्तान। यहां तक की बात क्लियर होगी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो भारत का इतिहास है उसके सोर्सेस क्या हैं, यानी कि स्रोत क्या है हमारे भारत के इतिहास को जानने के। अब हम इतिहास पढ़ने बैठ जाएं और हमें यही नहीं पता, क्योंकि उस समय हम तो थे नहीं। कुछ बुक्स थी, कुछ राइटर थे, कुछ क्या कहते हैं रिलीजियस बुक थी, कुछ हिस्टोरिकल बुक्स थी, कुछ पुरातात्विक जो लेख थे उनसे हमें पता चलता है। यानी पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों की हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारा जो भारत का इतिहास था वो इस तरीके का था। कुछ नॉलेज मिल जाती है कि किस बुक में क्या कहा गया है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे भारत के जो लोग थे वो इस तरीके के थे। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों के थ्रू इतिहास है उसका हमारे स्रोत भारत क्या की जो है। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। अगर आप अच्छी तरीके से समझते हो ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आप बोरिंग समझोगे कि हिस्टोरी बोरिंग सब्जेक्ट है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हिस्टोरी
सॉरी हिस्ट्री जो है वो सबको बोरिंग ही लगती है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री से हमें हमारे पूर्वजों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि कैसे-कैसे हमारा जो भारत है वो डेवलप हुआ है, कैसे-कैसे इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, ठीक? अब हम देखते हैं धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। सबसे पहले हम इसके देखेंगे स्रोत। तो सबसे पहला है धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? दूसरा है हमारा ऐतिहासिक, यानी कि हिस्टोरिकल। तीसरा है विदेशियों का विवरण, विदेशी भी तो आए थे, उन्होंने अलग-अलग तरीके की बुक्स लिखी थी। जैसे कि मेगास्थनीज है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, ठीक? और इत्सिंग था, हुएनसांग था, इब्न बतूता था, मार्को पोलो था। तो ये सभी हमारे भारत में आए, कुछ पढ़ने आए, तो उन्होंने कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की, कुछ घूमने आए, कुछ रहने आए, तो उन्होंने कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की, तो उनको एक बुक में संग्रह कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन तो हुआ नहीं करता था जो उसको कैप्चर कर ले, तो वो बुक्स में ही लिख देते थे, ठीक? तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल, जैसे कि उस ज़माने में सिक्के हुआ करते थे। पहले आहत सिक्के हुआ करते थे, पंचमार्क सिक्के हुआ करते थे, ठीक है? तो वो सभी साक्ष्य हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे, फिर इनको। तो हम सबसे पहले धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों को देख लेते हैं। अब धर्म ग्रंथों में क्या आता है आपका? धर्म ग्रंथों में आता है आपका धर्म ग्रंथों में आता है नंबर 1 आते हैं वेद, दूसरा आता है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आता है पुराण, उपनिषद, पुराण, उपनिषद, धर्म सूत्र, स्मृति सूत्र और क्या कहते हैं बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये सभी क्या है? ये धर्म ग्रंथ हैं। इनसे हमें पता चलेगा कि भारत के जो धर्म ग्रंथों में क्या लिखा गया है भारत के बारे में, ठीक है? वेदांग है, अभी उपनिषद जो है इन्हीं को वेदांत कहा जाता है। वेदांग है, दोनों अलग-अलग चीज हैं, वेदांग भी और वेदांत भी। धर्म सूत्र, आरण्यक, आपका जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। ठीक। अब ऐतिहासिक ग्रंथों में क्या आता है? ऐतिहासिक ग्रंथों में बुक्स आती हैं आपकी, जैसे कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है या कौटिल्य ने लिखी है। राजतरंगिणी, इसमें कश्मीर का विवरण है। इस बुक में सबसे पहले जो ऐतिहासिक घटना थी, जो हिस्टोरिक जो इंसिडेंट्स थी, क्रमबद्ध किया गया था ना, उनको सबसे पहले क्रमबद्ध किया था अच्छी तरीके से इस बुक में। और ये बुक किसने लिखी है? इसमें कश्मीर का वर्णन है इसमें, ठीक है? तीसरी है चचनामा, ये लिखी है अली अहमद ने। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी, पाणिनि ने लिखी है। गार्गी संहिता, ये कुछ मेन बुक्स बता दे रही हूँ मैं, लेकिन बहुत सारी बुक्स हैं हिस्टोरिकल, तो उनसे सबको नहीं पढ़ेंगे हम, मेन को पढ़ेंगे। ये कात्यायन ने लिखी है। महाभाष्य पतंजलि का है।
ठीक। और भी बुक्स हैं जैसे कालिदास की मालविकाग्निमित्रम है ना? ये सभी बुक्स हैं। तो सबसे पहले हम वेदों को देखेंगे। वेद कितने हैं? आपको पता होगा कि वेदों की संख्या जो है वो 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ये जो वेद है ना, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है भारत का। यहीं से क्वेश्चन बन गया आपका कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, और ये क्वेश्चन आते हैं। ये स्पेशली यूपीपीसीएस का जो पेपर देता है ना, उसमें इस टाइम पीरियड से ना बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और इसके संकलनकर्ता कौन है, यानी कि कंपाइलर कौन है? ध्यान रखिएगा कि वेदों के रचयिता नहीं है, क्योंकि वेदों को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। वेदों को बहुत सारे व्यक्तियों ने लिखा है, लेकिन एक नाम आता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का, या महर्षि वेद व्यास का। इन्होंने जो वेदों को है, बहुत सारे लोगों ने लिखा, तो इन्होंने वेदों को जो है वो एक बुक में संकलन किया है। इसीलिए हम इनको संकलनकर्ता कहते हैं, यानी कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक। इसमें क्लियर है सबसे यहाँ तक? पहले जो वेद आता है वो वेद आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। सबसे पहला वेद जो है वो ऋग्वेद है। क्लियर यहाँ तक की बात? यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है और इसके संकलनकर्ता कौन है वेदों के। ठीक। अब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो सबसे पहला वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? ऋग्वेद का अर्थ है ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान। ठीक। क्लियर? यानी कि कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ऋचा। इसकी जो संरचना हुई थी, इसकी जो संरचना हुई थी, जहां ये लिखा गया था, ये लिखा गया था सप्त सैंधव प्रदेश में। क्योंकि ये जो वेद थे वो वैदिक काल में लिखे गए थे, आपको पता है। और वैदिक काल में सबसे वो कौन लोग रहते थे? वैदिक काल में रहते थे आर्य। तो आर्य आर्य कहाँ से कहाँ रहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। इसीलिए इनकी संरचना कहाँ की गई है? सप्त सैंधव प्रदेश में की गई है। एक अब हम इसका विभाजन देख लेते हैं। इसका विभाजन भी तो किया गया होगा ना, तो इसमें क्या क्या है? ठीक। इसमें तो विभाजन में सबसे पहले नंबर 1 में हम विभाजन, इसमें विभाजन में सबसे पहले तो देखिए, इसमें 10 तो मंडल हैं। मंडल यानी कि पार्ट समझ लीजिए। ठीक है। 1028 सूक्त है, सूक्त यानी कि चैप्टर। और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं से समझ लीजिए आप, भजन समझ लीजिए एक तरीके से। 10,462 ऋचाएं। यहाँ से ये जो मैंने बताया है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में ध्यान रखना कि 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और 10,462 ऋचाएं हैं। अब ये जो ऋग्वेद है ना, इसमें सबसे ज्यादा जिस देवता का नाम लिया गया है, उस देवता का नाम है इंद्र। इंद्र देवता को 250 बार नाम लिया गया है। दूसरे नंबर पे लिया गया है अग्नि का। अग्नि का नाम लिया गया है 200 बार। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो ऋग्वेद जो पढ़ता था ना, ऋग्वेद को पढ़ने वाला, ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहलाता था होत्र।
यहाँ तक की बात क्लियर होगी? ठीक है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बन गए? यहाँ से देखो ये बन गया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसका अर्थ क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। इसकी संरचना कहाँ लिखा गया है? ये सप्तसैन्धा प्रदेश में लिखा गया है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जिस देवता का नाम लिया गया है वो इंद्र है। और दूसरे नंबर पर अग्नि का नाम लिया गया है, और उसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? हम होत्र कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर होगी? अब हमें इससे ऋग्वेद से नॉलेज सॉरी इंफॉर्मेशन भी तो मिलती होगी किसी चीज की। तो इससे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है आर्यों की पॉलिटिकल सिस्टम की जानकारी। जानकारी किस चीज की मिलती है? आर्यों की। क्योंकि ये जो वेद थे ये वैदिक काल में लिखे गए हैं। वैदिक काल में कौन रहते थे? आर्य रहते थे। तो उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसकी जानकारी हमें इससे मिलती है, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली। क्लियर? और क्या मिलता है हमें इससे? और मिलता है हमें इससे कि इसमें जो विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, ध्यान रखना तीसरा मंडल किसने रचना की है? तीसरे मंडल की विश्वामित्र ने की है। विश्वामित्र का नाम आपने सुना होगा, इन ऋषि का। तीसरे मंडल की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। और इसमें क्या है? इसमें गायत्री मंत्र है। ठीक, क्लियर? और गायत्री मंत्र ये समर्पित किसको है? ये समर्पित है सूर्य देवता को। सूर्य देवता, कहीं कहीं सावित्री भी लिखा होता है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है। अब और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इससे? इसके 8वां मंडल जो है, मैंने बताया था इसमें 10 मंडल है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ हैंड रिटन हाइम्स। मैंने बोला था कि ऋचाएं जो है उनको हाइम्स भी कहा जाता है, यानी कि भजन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है? 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन, और इसके लिए एक शब्द यूज किया गया है। हस्तलिखित ऋचाओं को वर्णन करने वाले को खिल कहा जाता था। इंग्लिश में भी इसको खिल कहा जाता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे देखते हैं। आगे है नवा मंडल। नवा मंडल, नवे मंडल में क्या लिखा गया है? नवे मंडल में लिखा गया है आपका कि नवा मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित था। नवा मंडल सोम देवता को समर्पित था। अब यह मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, ये जो सोम दिया गया है ना, ये एक तरीके का माना जाता था एल्कोहल। कहते हैं ये एल्कोहल होता है, यानी कि शराब होती है, बट ऐसा नहीं है। जो ये सोम है ये एक तरीके की एनर्जी ड्रिंक हुआ करती थी। एनर्जी ड्रिंक। अब क्यों होती थी कि उस जमाने में जो लोग थे वो युद्ध लड़ा करते थे। आपको पता है कि जो आर्य थे वो कोई कोई कहता है कि ये कबीले थे तो ये आपस में लड़ते रहते थे। तो इनको लड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती थी। तो ये युद्ध में जाने से पहले इसका सेवन किया करते थे और इससे उनको एनर्जी मिलती थी। इसीलिए इसको सोम रस कहा जाता था। ये किसको समर्पित है? नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। अब हम 10वां मंडल देख लेते हैं। सारे मंडल नहीं पढ़ने, मेन मेन मंडल पढ़ने हैं हमें। 10वां मंडल जो है वो चार वर्णों का जो समाज हमारे भारत में है उसकी इसमें वर्णन किया गया है। 4 वर्णों का समाज। ये लिखा किस में गया है? 4 वर्ण का समाज ये लिखा गया है पुरुष सूक्त में। ठीक है। ये जो 4 वर्ण का समाज था ना, कोई कहते हैं कि भगवान ने विभाजन किया है, भगवान ने बांटा है सबको। नहीं, ऐसा नहीं है।
ये जो बाँट भगवान ने नहीं विभाजन किया है, भगवान ने नहीं बाँटा है, ये हमने ही बाँट दिया है। ये जो 4 मंडल का समाज था ना उस ज़माने में, इसका आधार था, इसका आधार जो वो जन्म नहीं था, इसका आधार था कर्म, ठीक है? अब कर्म कैसे? जैसे कोई ब्राह्मण का बेटा है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 पार्ट थे। ये तो पूजा पाठ करने वाले थे, ये रक्षा से, डिफेंस से संबंधित थे क्षत्रिय, और ये वैश्य व्यापार से, और शूद्र जो है वो सेवा से। अगर ब्राह्मण का बेटा है, उसने ब्राह्मण का बेटा है, उसने मंदिरों में पूजा पाठ करना ये सब नहीं अपनाया, उसने ये अपना लिया है, क्षत्रिय धर्म अपना लिया, यानी कि डिफेंस को ज्वाइन कर लिया है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। अब मान लीजिए ये वैश्य है, ये व्यापार ना करके ये शूद्र का काम करता है, यानी कि सेवा का काम करता है, ठीक है? तो ये वैश्य जो है वो शूद्र कहलाएगा, वैश्य नहीं कहलाएगा। ये क्लियर होगी? यानी कि जो 4 वर्ण का समाज था वैदिक काल में, आते-आते ना वैदिक काल को खत्म होते-होते इसका आधार जो है 4 वर्ण के समाज का, वो बन जाता है जन्म। लेकिन स्टार्टिंग में जो था इसका आधार कर्म था, यानी कि कर्म से कोई भी को वर्ण को अपना सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कहलाएगा, वैश्य का बेटा वैश्य कहलाएगा, शूद्र का बेटा शूद्र कहलाएगा। ये ज़रूरी नहीं था। तो ये जो लिखा गया है ना, इसमें 10वें मंडल में लिखा गया है। ठीक है? अब हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद। सामवेद में क्या लिखा गया है? सामवेद में वही लिखा गया है जो ऋग्वेद में लिखा गया है, बट ऋग्वेद में तो संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन संस्कृत को हर कोई पढ़ नहीं सकता, तो इसमें जो लिखा गया है वो गाने की फॉर्म में लिखा गया है सामवेद को। इसीलिए सबसे पहले गाने का यूज किया गया यहाँ, तो इसीलिए सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। क्लियर यहाँ तक? और क्या लिखा गया है? इसका जो पाठ करता था, जैसे ऋग्वेद में जो पाठ करता था उसको होत्र कहा जाता था, इसीलिए जो सामवेद को जो पाठ करता था, पढ़ता था, उसको कहा जाता था उद्गाता। क्या कहा जाता था? उद्गाता। ठीक है? इसमें बस इतना ही याद करना है। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या लिखा गया है? यजुर्वेद में लिखा गया है वैदिक कर्मकांड, यानी कि पूजा पाठ वगैरह और हवन वगैरह, उन सब का इसमें वर्णन किया गया है। कर्मकांड का संकलन। ठीक। और क्या लिखा गया है? इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? पाठकर्ता को कहा जाता था अथर्वयु। ठीक। और इसकी विशेषता क्या है? सबसे मेन बात ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी कि प्रोज और वर्स दोनों में लिखा गया है, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है? ये वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसकी विशेषता सबसे मेन जो है वो ये ही है। ठीक है? अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। सबसे बाद में लिखा गया, सबसे आखिरी का वेद है, चेता है वो अथर्वा ऋषि हैं। अथर्व, इसके रचयिता अथर्व ऋषि।
और ये अथर्व का मीनिंग क्या होता था? इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पवित्र व जादू। यानी कि आपको मीनिंग से पता चल रहा होगा कि अथर्ववेद में किसकी बात कही गई है? इसमें बात कही गई है रोग निवारण, यानी कि डिजीज प्रिवेंशन, रोग निवारण, जादू टोना, विचक्राफ्ट, तंत्र मंत्र और विवाह की बात कही गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस सबसे मेन बात है, इसमें कहा गया है, इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, कन्याओं की जन्म की निंदा। ये याद रखना कि यानी कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? तो ये अथर्ववेद है। तीसरा क्या है? सभा और समिति। सभा और समिति, पति की दो पुत्रियां कही गई हैं। आगे चल के हम देखेंगे जो सभा और समिति हैं उनको कमेटी माना जाता है। सभा जो होती है वो हायर कमेटी होती है, समिति जो है वो नीचे की कमेटी होती है। यानी कि ये उच्च लोगों की कमेटी होती है, ये निम्न लोगों की कमेटी होती है। प्रजापति की पुत्रियां, प्रजापति की दो पुत्रियां, ये इस अथर्ववेद में कहा गया है। और इसमें और क्या कहा गया है? इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। राजा परीक्षित का नाम तो सुना होगा आपने, जब आप भागवत सुनते हैं तो उसमें राजा परीक्षित की कहानी आती है। तो राजा परीक्षित को, कुरु भी सुना होगा, कुरु और पांडव, राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरुओं का राजा। आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसमें से मैं जो भी बता रही हूँ ना उससे हर लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं, हमारे चारों वेद हो गए। अब हम आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे वेदांगों के बारे में। हमने बताया था कि वेद होते हैं, वेदांग होते हैं, वेदांत होते हैं। ठीक है, अब हम तो ऋग्वेद के सॉरी, ये जो वेद है, वेदों के बाद हम पढ़ेंगे वेदांग को। ठीक है, तो वेदांग जो है वो वेदों के लिए ही लिखे गए हैं, यानी कि वेदों को समझाने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। क्योंकि वेदों को हर कोई नहीं पढ़ सकता, इनकी भाषा जो है वो संस्कृत है, संस्कृत को हर कोई नहीं पढ़ सकता है। इसीलिए वेदों को समझाने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग, वेदांग कितने हैं? इनकी संख्या है 6। संख्या जरूर याद रखना आप। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। तो इनका निर्माण क्यों किया गया है, इनको बनाया क्यों गया है? तो वेदों को समझाने के लिए, वेदों को समझाने के लिए इनकी रचना की गई है। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। और ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, और इनका क्रम याद रखना, क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम है शिक्षा। इसमें किसकी बात कही गई है? इसमें प्रोनाउंस की बात कही गई है, यानी कि उच्चारण की बात कही गई है। दूसरा है आपका कल्प। कल्प में रीति रिवाज, रस्म समारोह। तीसरा है व्याकरण। व्याकरण आप जानते हो, ग्रामर, नाम धातु की रचना। चौथा है निरुक्त। इनका क्रम पूछा गया था, शायद मुझे याद नहीं है, 2020 का जो पीसीएस का पेपर हुआ था इसमें से ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति
इसमें शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि कौन-सा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है? और 5वां है आपका छंद और छठा है ज्योतिष। 5वां कौन-सा है? छंद और छठा है ज्योतिष। ज्योतिष आप जानते हो एस्ट्रोलॉजी और छंद मैट्रिक्स। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? अब इसके प्राचीनतम आचार्य इसमें एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि इसके जो प्राचीनतम आचार्य थे, आचार्य, उनका नाम दिया गया है लगथ मुनि। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो चुका है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जहाँ इसकी ज़रूरत है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच।